Good morning, class 8. We are reading chapter number 5. I have already shared with you 4 videos and we are at the tail end of this chapter. 2 टॉपिक इसमें बचा हुआ है जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि ब्रिटिश ने, इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, हाउ दे केम एज ट्रेडर्स एंड स्लोली दे स्टार्टेड बिकम. एक बार में ही वो ऐसा उन्होंने नहीं किया कि एक बार में भी दे कैप्चर्ड होल इंडिया. सो दे केम हियर एंड दे एम्प्लॉयड डिफरेंट पॉलिसीज़ और उसके थ्रू काफ़ी मिड 19th सेंचुरी में 1850 के आसपास तक ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया पे उनका कब्ज़ा हो गया था. पॉलिटिकल कंट्रोल था, मिलिट्री कंट्रोल था, ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल था, पूरी तरह से कब्ज़ा था. एंड 1857 में आपको फर्स्ट जो उनके एक बहुत बड़ा अपोजिशन उनके, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या गदर जो भी बोलते हैं, म्यूटिनी, वो उसके अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ. तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था जो उसका इनिशियल स्टेजेस है कि क्या इंटरनल रीजंस थे, एक्सटर्नल रीजंस क्या थे, उसके बाद बंगाल का क्या इम्पोर्टेंस था उसमें, बक्सर की लड़ाई प्लासी में क्या हुआ, बक्सर में क्या हुआ, कार्नेटिक वॉर्स में क्या हुआ, उनके अंदर में अपने क्या डिफरेंसेस थे यूरोपियंस में, ये सारा हमने पढ़ा है. तो हमने कहा था कि 5-6 पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई थी, उन्होंने लॉज बनाया था, उनके अलग अलग गवर्नर जनरल्स आते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे कंपनी के. एक्चुअली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इट वाज अ कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कंट्रोल है, वो कब्ज़ा कर रहा है. वो ट्रेडर से रूलर बन गया, कंपनी रूलर बन गई इंडिया की. कंपनी ने इंडिया को अपने पॉलिसी से और अपने डिफरेंट टैक्टिक्स से एक तरह से गुलाम बना लिया है, सारे रिसोर्सेज पर कब्ज़ा कर लिया है. तो ये उसकी कहानी है. तो ये छोटी सी कहानी तो है नहीं, इसलिए चैप्टर भी लंबा है और मैं डिटेल में भी आपको इसीलिए करवा रहा हूँ. शॉर्ट वीडियो में मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. इसमें 2 चीज़ बच गई है कि अब जो पॉलिसीज़ जो मैंने फर्स्ट वीडियोस में लिखा था कि 5-6 पॉलिसीज़ और अपनाई उन्होंने, वॉर्स तो किया ही, उसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ अपनाई और उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके उन्होंने कब्ज़ा किया. तो वो पॉलिसीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि वो 4-5 पॉलिसीज़ कौन सी हैं, कौन से गवर्नर जनरल थे, आपको याद होना चाहिए, आप टेबलिंग भी कर लीजिएगा इसको कि वो पॉलिसीज़ कौन सी हैं, कब वो आई हैं, कौन से गवर्नर जनरल्स जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, और कौन कौन सा स्टेट जो है उस पॉलिसी के चक्कर में ब्रिटेन का हो गया, मतलब ब्रिटेन ने उसको कब्ज़ा कर लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको कब्ज़ा कर लिया उस पॉलिसी में. तो हम लोग वहाँ से, जहाँ से हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ा था बक्सर से, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो पहली पॉलिसी जो पहले हम लोग 3 इसमें देखते हैं. पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ है बिल्कुल शॉर्ट में, उस पॉलिसी में कौन से गवर्नर हैं, और दूसरा ये है कि उस पॉलिसी के नतीजे में कौन कौन सा स्टेट जो है एनेक्स हो गया, कौन कौन सा स्टेट ब्रिटिश के कब्ज़ा में चला गया. पहले ये देखेंगे. दूसरा टाइम लाइन देखेंगे हम लोग. टाइम लाइन आपके बुक में पहले भी दिया हुआ है, देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये और कौन सी पॉलिसी किसके बाद आई. तो ये भी आपके पास एक अच्छा डिटेल में बना होना चाहिए. आप चाहें तो चार्ट पेपर में बना लें और उसको लगा दें, क्योंकि इसको आप लगाएंगे तो आप बार बार आपका उस पर जाएगा, उसकी आपकी नज़र जाएगी तो आपको याद रहेगा, वो एक बार जहन में बैठ जाएगा तो फिर आप भूलेंगे नहीं. और तीसरे इसमें पार्ट में देखेंगे उन पॉलिसीज़ के पॉइंट्स, उस पॉलिसीज़ में आखिर कहा किया गया था. तो पहला जो पॉलिसी है, आप टेबल भी बना सकते हैं, डेट इज़ डुअल गवर्नमेंट. डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी है फर्स्ट. अब डुअल मतलब होता है 2, तो 2 सरकार होगी. अब इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे. बस एक लाइन में सरकार 2 होगी, एक के पास सारी जिम्मेदारी होगी, एक के पास सारा पावर होगा. समझ रहे, एक के पास जिम्मेदारी है और एक के पास पावर है. तो ऑब्वियसली जो सरकार इंडियन रूलर की है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, और जो सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है उसके पास सारा पावर होगा. तो पावर सारा होगा ब्रिटिश के पास और जिम्मेदारी सारी होगी इंडियन रूलर की. इसका और पॉइंट्स हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे. तो इसमें किसको एनेक्स किया गया, तो इसमें एनेक्स किया गया पूरी तौर पे बंगाल को. इस पॉलिसी में बंगाल को एनेक्स किया गया, ये स्टेट गया है, और
जो रूलर है वहाँ के उस टाइम में वो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, ये आपको 1765 से 1772 के आसपास की बात है। सिंपल है। पहला डुअल गवर्नमेंट का पॉलिसी है जिसमें दो सरकार, इसमें और क्या डिटेल है पॉइंट्स वो बाद में पढ़ेंगे लास्ट लेग में। तो इसमें एक स्टेट हमारा चला गया, इस बहाने से बाद में इस स्टेट को ही बाद में 1774 के आसपास में इसको दूसरे जो गवर्नर जनरल आए उन्होंने एनेक्स ही कर लिया, बोला ख़त्म ही कर दो इसको। तो इस पॉलिसी से इसको इतना वीक कर दिया गया बंगाल को कि बाद में आराम से इसको एनेक्स कर लिया गया, मतलब मिला लिया गया, फुल कंट्रोल ले। दूसरी है पॉलिसी आपको पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। ये पॉलिसी है, ये जो आपको उससे पहले जो है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी से पहले जो आपकी पॉलिसी है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सब्सिडियरी अलायंस। पहले भी इसका डिस्कस हुआ है, एक दो बार डिस्कशन किसी वीडियो में आया है। कहने को ये अलायंस है, अलायंस मतलब होता है दो पावर्स जुड़ते हैं। तो इसमें एक तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक है इंडियन रूलर जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में बहुत सारे। तो इन्होंने एक पॉलिसी लेके आए लॉर्ड वेलेस्ली हैं, एक पॉलिसी लेके आए हैं और वो पॉलिसी 1798 से 1805 के बीच की पॉलिसी है। ये 6-7 साल के बीच की पॉलिसी। इन्होंने कहा इसका कुछ पॉइंट्स है सब्सिडियरी अलायंस का कि फला काम करना होगा, अभी आप देखेंगे बाद में डिटेल में। तो उस पॉइंट्स में आप देखिएगा सारा पॉइंट्स फेवर करता है ब्रिटिश को, लेकिन क्योंकि इंडियन रूलर्स कमज़ोर थे तो ज़बरदस्ती इन लोगों ने बहुत सारे रूलर्स को इस पे साइन करवा लिया और सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू उनको कमज़ोर करके उन पे कब्जा कर लिया। तो उसमें जो स्टेट्स गए हमारे इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स गए बाद में काफ़ी हद तक, वो हैदराबाद है, इसमें निज़ाम ने समझौता किया। उसके बाद दूसरा स्टेट है आपका अवध, बहुत बड़ा स्टेट है, एनेक्स पूरा लास्ट में हुआ है वो, लेकिन वहाँ के नवाब से को भी फोर्स कर दिया सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के लिए। उसके बाद मराठा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राइज एंड फॉल ऑफ मराठा, बाजीराव टू को एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इस पे ये साइन करवा लिया गया उससे भी। तो इतना बड़ा पावर भी है वो सब्सिडियरी अलायंस में आ गया। उसके बाद आपका है बहुत सारे राजपूत से, मैनी राजपूत रूलर्स सरेंडर्ड, मतलब ये हो गया सरेंडर कर दिए। ये इतने लोग, इतने स्टेट्स मिल गए, ये तो मिल गया, डुअल गवर्नमेंट फेल हुआ और इसको एनेक्स कर लिया गया। उसके बाद इन लोगों से सब्सिडियरी अलायंस बनाया गया। क्या अलायंस है देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त टर्म्स है इसका, ये याद रखना है। ये 4 स्टेट्स, ये बड़े बड़े स्टेट, हैदराबाद, अवध, मराठा, ये सब कंट्रोल में आते चले गए। उसके फुल पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गए इसके थ्रू। तीसरा अब आते हैं हम लोग पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। ये आपको लेके आए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स में ये याद रखना ज़रूरी है, ये जो गवर्नर्स के नाम है। डुअल गवर्नमेंट का पॉलिसी कौन लेके आया था, सब्सिडियरी अलायंस का कौन लेके आया था, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी कौन लेके आया था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स लेके आए थे। गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में, एंड ये 10 साल यहाँ पे रहे। उसी 10 ईयर्स में इन्होंने ये पॉलिसी लाई। पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब नहीं हुई, इसका बहुत रिवोल्ट हुआ। इसमें इनका कहना था कि कंपनी का पावर इंडिया में, कंपनी का पावर सुप्रीम है। तो कोई भी स्टेट रूल कर रहा है तो कंपनी जब तक चाहेगी तब तक रूल कर सकता है। कंपनी किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कंपनी को कि इस स्टेट का जो रूलर है वो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, तो कंपनी उस स्टेट को कब्जा कर ले। कंपनी के पास ये राइट है कि उसको अपने कंट्रोल में ले ले। ये यूनिडायरेक्शनल, कंपनी ना डिस्कशन करेगी ना उससे पूछेगी, वो डायरेक्ट उसकी सरकार को अपने कंट्रोल में ले लेगी। अगर नहीं देंगे वो कंट्रोल में तो वॉर होगा, फिर हम लड़ाई करके छीन लेंगे। ये ज़बरदस्ती वाली नाम दे दिया गया था एक पॉलिसी का। पैरामाउंट मतलब होता है आपके ऊपर कोई और, माउंट मतलब होता है ऊपर, आपके ऊपर कोई और हो, कोई और बॉडी हो, सुप्रीम बॉडी। तो बोला कि इंडियन स्टेट्स जो है ना वो नीचे हैं, सबसे ऊपर है कंपनी। तो कंपनी का इंटरेस्ट जहाँ भी होगा उस केस में किसी भी स्टेट को कभी भी कंपनी अपने अंडर में कर सकती है।
ये था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। अब इसमें एक बाद में आप पढ़िएगा रानी चेन्नम्मा के बारे में। तो रानी चेन्नम्मा जो थी कित्तूर की महारानी थी और उसने इसका बहुत अपोज किया था, लड़ाई लड़ी। बाद में हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना है रानी चेन्नम्मा के बारे में, इनकी बहादुरी के बारे में। इन्होंने ब्रिटिश से पंगा लिया। वो जो इशू था, पॉलिसी जो थी जिसके अगेंस्ट में वो लड़ी थी, वो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी थी, क्योंकि इसी पॉलिसी का यूज़ करके इन्होंने रानी ऑफ चेन्नम्मा के एरिया को एनेक्स करने की कोशिश की थी। और इस एनेक्स करने की कोशिश में कुछ स्टेट्स, मतलब बहुत ज़्यादा कामयाबी इसको नहीं मिली, लेकिन ये पॉलिसी ने ब्रिटिश और इंडियन रूलर्स के बीच के जो गैप है उसको बढ़ा दिया था। ये इंडियन रूलर्स को एहसास होने लगा था कि ये पूरी तरह से कब्जा करने के लिए है, सबको आज न कल एक एक करके कब्जा करेंगे ये। तो यहाँ से रिवोल्ट थोड़ा शुरू हो गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ये था, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स नहीं गए हैं। ओके, अब जो मेजर इशू, उसके बाद ब्रिटिश ने सर्वे किया कि अब पता करते हैं कितने स्टेट्स हैं, 500 हैं, 300 हैं, उसमें और क्या कमी है, क्या निकाल सकते हैं, कौन सी नई पॉलिसी। तो चौथी पॉलिसी वो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी लेकर आए और बहुत मज़ेदार पॉलिसी लेकर आए। और वो पॉलिसी आप देख लिए, डुअल गवर्नमेंट सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी अब 3 हो गया है। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन कौन सा स्टेट गया ये आप देख लिए। रिवोल्ट रानी चेन्नम्मा ने जो किया है वो किस पॉलिसी के अगेंस्ट में किया, ये याद रखने का, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी पॉलिसी के अगेंस्ट में ब्रिटिश से ये लड़ गई रानी चेन्नम्मा। तो अब नई पॉलिसी एक लेकर आए ये, एक यहाँ पे गवर्नर जनरल आए इनके, और वो लेकर आए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये लेकर आए आपको लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लेके आए, ये लेके आए आपको 1848 से ये 18 आपको 56 तक रहे हैं। तो ये लेके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इस पॉलिसी में उन्होंने देखा कि कुछ 5-6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के राजा को बेटा नहीं है, जहाँ के रूलर को लड़का नहीं है। जनरल यहाँ पे रूल था हिंदू जो रूलर्स थे उसमें, और कई जगह मुस्लिम्स में भी, कि मरने के बाद राजा का बड़ा लड़का जो है, राजा अगर मर गया तो राजा का बड़ा लड़का किंग बन जाएगा, रूलर बन जाएगा। राजा है या बादशाह है या राणा है उसका बन जाएगा। लेकिन इन्होंने बहुत सारे राजा ऐसे थे, 5-6 स्टेट्स का इन्होंने पता लगाया, 6-7 स्टेट जिसमें राजा को बेटा नहीं था, या तो कोई बच्चा ही नहीं था या बेटा नहीं था। तो राजा क्या करते थे, उस टाइम में कोई बेटा नहीं होता तो राजा अपने भाई के बेटे को या अपनी बहन के बेटे को या किसी और को गोद ले लेता था राजा, मतलब अपना बेटा बना लेता था और फिर उसको किंग बना दिया जाता था। इस तरह से चलता था। इन्होंने बोला कि वो पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर किसी राजा का बेटा नहीं है, इसका कोई हियर नहीं है, हियर मतलब उसके बाद में आने वाला जो नेचुरल आपका जो प्रोसेस है कि हमारे बाद हमारा बेटा होगा, अगर वहाँ कोई बेटा नहीं है तो ये आप किसी को आप गोद लेकर किंग नहीं बना सकते, राजा को ये राइट नहीं है। ये स्टेट जो है जिसके राजा को बेटा नहीं होगा, राजा के मरने के बाद खुद ब खुद ब्रिटेन का हो जाएगा। ये एक नया पॉलिसी अपने मन से निकाल दिया। अब इस पॉलिसी में बहुत सारे 5 या 6 बड़े बड़े स्टेट्स हमारे जो हैं चले गए और कुछ नहीं कर पाए। सतारा गया, पुणे, उसके बाद आपका संबलपुर गया, उसके बाद आपको उदयपुर गया, राजपूत से वहाँ भी बेटा नहीं था। उसके बाद नागपुर गया, और उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री बुक में, झांसी। झांसी के राजा को भी बेटा नहीं था। तो ये झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, उसकी जो कहानी है, उन्होंने ब्रिटेन से लोहा लिया, लड़ाई किया, तो ये इसी पॉलिसी के अगेंस्ट में लड़ी थी वो। तो देखोगे पीछे वो बच्चे को बांध के और घोड़े पे उनकी तस्वीर है। तो रानी ऑफ चेन्नम्मा जो लड़ी हैं वो लड़ी हैं पैरामाउंसी के अगेंस्ट में, और झांसी की रानी की जो लड़ाई थी ब्रिटिश से, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के पॉलिसी के, कि ये अनजस्ट पॉलिसी, ये क्या मतलब हुआ, हमारे यहाँ बेटा है नहीं है, हम किसको बनाएंगे, ब्रिटिश क्यों, ये कंपनी क्यों डिसाइड करेगी ये। लेकिन कंपनी के पास पावर था, कंपनी ने आगे रूलर्स को समझ के रखा था, तो कंपनी जैसा मन में आए वैसा पॉलिसी वैसा कानून बना देते और बोल रहे थे ये कानून है। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, ये बोलते थे कि हम कानून के हिसाब से चलते हैं और कानून गलत बना देते थे। अभी भी बहुत सारे लोग वही फॉलो करते हैं कि हम कानून के हिसाब से चलते हैं और कानूनी को गलत बनाते हैं। तो ये आपका हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 5वां था मिस गवर्नेंस।
ये होता है, अब सरकार है गवर्नेंस के लिए। सरकार है कि गवर्नेंस का मतलब होता है किसी एरिया को ठीक से रूल करना। जैसे आप यहाँ के सरकार, यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसका सही इस्तेमाल करें, यहाँ के जो लोग हैं, आपके जो इनहेबिटेंट्स हैं, प्रजा हैं, उनका ख्याल रखें। और अगर आप इस अच्छे से रख रहे हैं, खुशहाली प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब आप अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं। और आपके यहाँ करप्शन है, लूटमार है, कम्युनल राइट्स है, लोग एक दूसरे के जान माल महफूज नहीं है, तो इसका मतलब योर गवर्नेंस इज़ नॉट गुड। मतलब लोग सेफ़ नहीं है ना। लोग रोड पे गए, गाड़ी छीन लिया कोई, लोग कहीं खाने के लेके जा रहे हैं, कोई उसको छीन लिया, उसको मर्डर कर दिया। किसी के पास महंगी कार है, लोग उसको छीन, इसका मतलब पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक नहीं है। तो मिस गवर्नेंस मतलब हो गया गवर्नेंस इज़ नॉट, गवर्नमेंट इज़ नॉट गवर्निंग द स्टेट वेल। ये एक बहाना बनाया इन्होंने। ऐसा लग रहा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे आई थी गवर्नेंस सिखाने के लिए सबको। ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेड करने के लिए नहीं आई थी, वो गवर्नेंस सिखाने आई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने आई थी, वो समाज को सुधारने आई थी। ये लोग कोई बहुत बड़े थिंकर थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे लोग, ऐसा लग रहा है। ये कंपनी अपने आप को ऐसा बना के पेश कर रही है। और उसने बहुत बड़े स्टेट को, अवध को, जब वाजिद अली शाह वहाँ के नवाब थे उस टाइम में अवध को ही एनेक्स कर लिया। लास्ट था 1856 के आसपास, 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने इनको एनेक्स कर लिया। तो आप देखिए बंगाल के एनेक्सेशन से शुरू हुआ था इंडिया पे कब्ज़ा, और ये अवध पे ये जो कब्ज़ा हुआ है, मिस गवर्नेंस, ये जो हुआ है मिस गवर्नेंस को लेकर जो मामला हुआ है, और फिर वहाँ टीपू सुल्तान से 1799 में जो लड़ाई हुई है, ये पूरा इसके बीच में पूरे इंडिया पे कब्ज़ा हो गया इनका। ये 5-6 पॉलिसी, छठा पॉलिसी है आउटराइट वॉर। तो उसमें कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हमने 5 पॉलिसीज़ देख लिया। सबसे पहला देखा है डुअल गवर्नमेंट, दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, तीसरा पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, चौथा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पांचवा है मिस गवर्नेंस। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, कौन कौन से गवर्नर जनरल थे वो याद होना चाहिए, किस ईयर के आसपास हुआ ये पता होना चाहिए, और एक आइडिया होना चाहिए कौन कौन सा स्टेट इसमें चला गया। अब आते हैं आउटराइट वॉर्स पे। तो आउटराइट वॉर्स में कितने थे, ये छठा है, जिसमें आउटराइट वॉर्स मतलब हो गया कि अब लड़ाई होगी। अगर आप इन सब पॉलिसीज़ में नहीं मानते तो लड़ेंगे, लड़ने में उनका हथियार अच्छा था। इंडिया के रूलर्स बटे हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ ही पड़े हुए थे, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, एक एंग्लो अफ़गान वार, अफ़गान से लड़ने गए, एक वो हुआ है। दूसरी लड़ाई इनकी हुई है सिख वार, ठीक। तीसरी इनकी हुई है एंग्लो मैसूर वॉर, और चौथी इनकी हुई है एंग्लो मराठा वॉर। ये अफ़गानिस्तान के एरिया पे कब्ज़ा करने के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। इसमें इन्होंने सिख्स का हेल्प लिया, महाराजा रणजीत सिंह वगैरह का हेल्प लिया, और इनको बोला कि हम तुम्हारे पार्टनर हैं, रणजीत सिंह को। तो और अफ़गान पे हमला किया, अफ़गानिस्तान पे कुछ पोर्शन उधर से लगा हुआ है हमारा वेस्ट साइड में। तो अफ़गानिस्तान पे तो कब्ज़ा कर नहीं पाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा ब्रिटिश भी नहीं कर पाया, रशिया भी नहीं कर पाया, अब अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है। वो फिर अभी टेबल पे बैठ गया है 2001 से, अभी 19 साल के बाद फिर से 3 बार नेगोशिएशन, अभी कतर पर नेगोशिएशन चल रहा है। तो वो नहीं, वहाँ लड़े, और वहाँ की अलग हिस्ट्री है, पढ़ेंगे कभी। तो अफ़गानियों ने मार के भगा दिया इनको, लेकिन मार के भगा दिया तो कंसोलेशन प्राइज़ मिल ही गया इनको, सिंध पे कब्ज़ा कर लिया। तो सिंध इनके हाथ में आ गया इस लड़ाई के बाद। इस लड़ाई के बाद महाराजा रणजीत सिंह जब तक ज़िंदा थे तब तक इन्होंने सिखों के एरिया में मतलब दखल अंदाजी नहीं की। जैसे महाराजा रणजीत सिंह मरे, उसके बाद ये एंग्लो सिख वॉर हुआ, उसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पंजाब पूरा एनेक्स कर लिया, पंजाब गया इसमें। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ये तो लड़ाई हुई, ये तो 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए और मैसूर चला गया। काफ़ी बड़े पोर्शन पे, जो डेक्कन का पोर्शन है उस पर कब्ज़ा हो गया। और एक बहुत बड़ा थ्रेट था जो ब्रिटिश का, जिससे एक्चुअल में ख़तरा था उसको, जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट दिया था। कभी किसी भी अलायंस में किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं आया ब्रिटिश के साथ, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद, जब उनको धोखे से मारा, मरने के बाद या वो ये भी चला गया। और एंग्लो मराठा वॉर में सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया बाजीराव टू से। तो मराठा का रीजन बहुत सारा
पूरा चला गया। बहुत सारे जो अलग अलग मराठा आपस में भी खूब लड़ते थे, पता है ना, मराठा इसीलिए कब्जा नहीं कर पाए कभी, आपस में भी उनके अंदर होलकर, सिंधिया एंड ऑल दैट खूब लड़ते थे चारों तरफ। तो कभी इसको सपोर्ट किया तो उसमें से कुछ मराठा चीफ से इनका समझौता हो गया ब्रिटिश से, अब बाकी को उन्होंने कब्जा कर लिया, बाजीराव से सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया। तो आउटराइट वॉर्स, ये 4 इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं। तो ये हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, 4 वॉर्स हैं, 2 ट्रीटीज़ है, किसका क्या हुआ एक बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। तो इस बार भी थोड़ा कुछ पॉइंट्स हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंग्लो सिख वॉर का भी कुछ पॉइंट्स है। एंग्लो अफगान, ये रिजल्ट मैंने बता दिया आपको, सिंध, पंजाब, मैसूर और मराठा रीजन जो है ये आउटराइट वॉर्स में चला गया। तो एक तो ये हो गया, आपको 6 पॉलिसीज़ हो गई। तो 6 पॉलिसीज़ में कितने स्टेट्स चले गए, तो ये करीब करीब कंप्लीट है पूरा इंडिया, डेक्कन से लेके यहाँ से वहाँ तक पूरा करीब करीब आ गया है। बीच में छोटे मोटे हैं तो वो भी डर से जो है इन्हीं के चक्कर में, जैसे ये कह रहे हैं वैसे चल रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन से लेके उसके इंडिया पे पूरा कंट्रोल तक, तो मिड 19th सेंचुरी, मतलब 1856, 1855, 1850 के आसपास तक वो पूरा इंडिया पे कब्जा कर चुके थे। 57 में एक अलायंस इंडिया के रूलर्स का बना, जिसने फाइनली एक आप समझिए कि प्री मैच्योर उससे लड़ाई लड़ ली, वक्त से पहले ही, उतनी तैयारी नहीं थी, एक बहुत बड़ी ताकत से भिड़ गए और उसमें बहुत उसके बाद तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ इंडिया पे। तो थोड़ा सा हम लोग टाइमलाइन मैं ऐसा बना देता हूँ, तिरछा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे सीधा। आप लोग उसको सीधा बना लेना, और अगर आप उसको चार्ट पेपर पे बना के अपने रूम पे लगा सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। 1600 में एडी की बात हो रही है, इसको परमिशन मिला कंपनी को ट्रेड करने का, चार्टर आप लोग पढ़ोगे क्वीन से, क्वीन एलिजाबेथ से, ठीक। 1600 में, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, दिसंबर 1600 बताया था। इसके कुछ ही दिन के बाद ट्रेड शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया मतलब इधर पे इस साइड करना है, एशिया अफ्रीका इस रीजन में ट्रेड करने का राइट्स मिल गया एक्सक्लूसिव। सरकार की कंपनी नहीं थी ये, कुछ बिजनेसमैन ने बनाई थी, सरकार ने इसको अप्रूवल दिया, मोनोपोली दिया कि आप ही कीजिएगा यहाँ से। 1600 से ही आना शुरू कर दिया इंडिया में, और 1612 के आसपास, 12 से 15 के आसपास कहिएगा कि इनको जहांगीर से परमिशन मिल गया इंडिया में ट्रेड करने का, जहांगीर परमिटेड देम। 1717 में इनको गोल्डन फरमान मिला। ये हम लोग सब जानते हैं, मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, ये इसका बस फ्लो है, देखिए आप, ये कंपनी बनी है, उसके कुछ ही साल वो आना शुरू कर दी थी। 12-15 में ये लोग जहांगीर के कोर्ट में गए और वहाँ पे इन्होंने एक समझौता किया कि हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तो उन्होंने परमिशन दे दिया। और उसके बाद बीच में औरंगज़ेब की कहानी है, परमिशन को गड़बड़ कर रहे थे ये, तो औरंगज़ेब ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी तो औरंगज़ेब ने फिर इनको परमिशन दे दिया, अच्छा ठीक है करो, पोर्ट बनाने दे दिया, सब करने दे दिया। तो ये बीच की कहानी वो मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद मेजर जो इनको मिला है गोल्डन फरमान, जिसको एक जगह बंगाल राइट और ये सब मिल गया आपको। मुग़ल जो उस टाइम के लेटर मुगल्स में थे, उन्होंने उसको दे दिया गोल्डन फरमान, कई बार जिक्र आ चुका है। उसके बाद मेजर इनका जो है 1757 पलासी में इन्होंने बंगाल पे काफ़ी हद तक कब्ज़ा किया, और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, बैटल्स, ये सब इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट। बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। उसके बाद 1765 में इन्होंने, ये जब होने के बाद ये डुअल गवर्नमेंट का पॉलिसी चला है बंगाल में। 1765 में डुअल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट की है बंगाल में, सिर्फ बंगाल में किया था। और उसी के बाद 1772 में इन्होंने बंगाल को पूरा अपने हाथ में ले लिया, एनेक्स्ड बंगाल। अभी तो रूलर्स रखते थे, पपेट्स रखते थे, अब बोला कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है, अब कर लेते हैं। 1700 ये फ्लो है पूरा, तो बंगाल से इनका पूरा स्टार्ट हुआ है, बंगाल। उसके बाद 1798 में आप देखिएगा, 1798 से 1805 तक, तो 1798 मान लीजिए ये नया पॉलिसी अनाउंस होता है सब्सिडियरी अलायंस का, और इसमें वो जो स्टेट्स हैं कब्जा होते चले गए। 1798 में हैदराबाद आ गया अंदर, हैदराबाद इनके अंदर आ गया, मतलब कब्ज़ा नहीं किया लेकिन वो पपेट बना लिया, उसको अलायंस साइन करवा लिया
तो काम अपना हो रहा था, चलो निज़ाम चल रहे थे, निज़ाम तो बहुत दिन तक चले। बाद में 1799 में मैसूर आ गया इनके पास, वो लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। उसके बाद आपको अवध आ गया, 1801 में अवध इनके पास सब्सिडरी अलायंस साइन किया। उसके बाद आपको मराठा आ गए, 1802 में मराठा आ गए। ये सब सब्सिडरी अलायंस साइन किए लोग, ये भी सब्सिडरी अलायंस साइन किया, और ये तो आउटराइट वॉर में गए। ये आप देख लीजिए, ये फ्लो है, 1600 में बनी है, 1215 में जहांगीर से मिला है, बीच में औरंगजेब वाला मामला है, 1717 में आपको गोल्डन फरमान है, 57 में प्लासी है, 60 बैटल ऑफ बक्सर है, डुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उसके बाद उसी पॉलिसी के नतीजे में एनेक्स कर लिया, पूरा तोड़ लिया, मिला लिया, पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया। 98 में नई पॉलिसी अनाउंस की, उसमें सबसे पहला स्टेट हुआ हैदराबाद। वो ये भी क्वेश्चन आता है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस, ये पॉलिसी को साइन करने वाला कौन था, तो हैदराबाद था। उसके बाद इस बीच में वहाँ लड़ाई हुई, वहाँ मैसूर में को एनेक्स कर लिया, बांट लिया सबने मिलके। उसके बाद अवध है, अवध को सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया, और बाद में मराठा बाजीराव को करा लिया। तो यहाँ तक आपका सब्सिडरी अलायंस है। उसके बाद आपको है पैरामाउंसी की पॉलिसी चली है। उसके बाद 1823 के बाद पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका और पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको है 1843 में वो अफगान वॉर है, जिसमें सिंध को कब कैप्चर कर लिया, सिंध अभी पाकिस्तान में है। उसके बाद आपको है 1849 में इन्होंने सिंध के बाद क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह मरे तो पंजाब को कर लिया। और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी है, इसी आसपास की पॉलिसी है, वो 52 तक चली है, ये 48 से 52 तक चली है ये पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें बहुत सारे स्टेट्स गए जो हम लोग देख चुके हैं। और फाइनली 1856 में इन्होंने अवध पे पूरा कब्जा किया, वाजिद अली शाह को डिपोज करके। तो 1856 में समझिए कि इनका 1856 में इनका ऑलमोस्ट होल इंडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल था। पूरी तरह का मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल था, मिलिट्री वाइज कंट्रोल था, उसके सी रूट्स पे कब्जा था, उसके पोर्ट्स पे कब्जा था, बिजनेस पे कब्जा था, आप जितना कब्जा मान सकते हैं वो सारा कब्जा था। ये उसका टाइम लाइन है, दिस इज द टाइम लाइन। ये आपको याद भी होना चाहिए, थोड़ा 2-3 बार आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको आप जब स्टोरी आप पढ़िएगा, जब आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो आपको फिर समझ में आएगा। फिर आपको एक के बाद एक कॉल होगा कि अब ये पॉलिसी आया, अब ये पॉलिसी आया। अब वहाँ पे आप गवर्नर का नाम अगर आप लिख दीजिएगा तो फिर पता चलेगा कौन से गवर्नर के टाइम में आया। तो ये टेबल्स जो है, पहले वाला टेबल और ये वाला जो टाइम लाइन है, इसको आप बना के बड़ा सा लगाइए ताकि बार बार आपको नज़र पड़े। ये आपको एक दिन की चीज़ नहीं, आप जितनी भी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे उसमें ये चैप्टर रहता ही रहता है। तो ये हो गया दूसरा। पहला हमने देख लिया पॉलिसी शॉर्ट में, कौन से स्टेट से गए, कौन से गवर्नर जनरल से। दूसरा हमने देख लिया कि टाइम लाइन क्या है। दिस इज द टाइम लाइन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस इज द टाइम लाइन ऑफ दिस, कैसे बना है और कैसे यहां तक पहुंचा है। अब हम लोग शॉर्ट में हर पॉलिसी का 3-3, 4-4 पॉइंट देख लेते हैं कि पॉलिसी में आखिर बात क्या थी, क्या क्या पॉइंट्स क्या क्या था पॉलिसी का, जो कि बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग देखते हैं ताकि सिर्फ वो चीज़ें क्लियर रहे हमको। तो पहली पॉलिसी थी डुअल गवर्नमेंट की, बहुत मज़ेदार पॉलिसी है। तो फिर से हम लोग आते हैं पॉलिसी पे, डुअल गवर्नमेंट, और हम देखेंगे उसका आउटपुट क्या हुआ। रॉबर्ट क्लाइव लाए हैं, एनेक्स हुआ है इसमें बंगाल। ये हमको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये आपको जहन में रखना है। 1765 के आसपास की पॉलिसी है। पॉलिसी में क्या कहा गया था, पॉलिसी में ये जो सरकार है बंगाल, बंगाल में लोग होंगे। बंगाल सिर्फ जगह का नाम तो नहीं है, लोग हैं, फैक्ट्री हैं, रोड्स हैं, सराय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है बंगाल में। सरकार को बोला गया, बंगाल का जो रूलर था नवाब, कि सबकी जिम्मेदारी आप लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना मिला कि नहीं, कपड़ा मिला कि नहीं, सबका फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं, रोड्स ठीक है कि नहीं, सारी फैसिलिटी, सारा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, नवाब का। मतलब किसी को किसी चीज़ की कमी है तो किसके पास जाएगा, नवाब के पास। लेकिन सारा पावर रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास।
ज़बरदस्त है कि नहीं? ऐसा आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, खर्चा सारा इसको चलाना है, पैसा सारा इसके पास है, लॉ एंड ऑर्डर इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकत सब इसके पास है। एकदम नया और यूनिक पॉलिसी था और ब्रिटिश अपने आप को बहुत एडवांस समझते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये पॉलिसी इन्होंने अपनाया था। अब इसका हुआ क्या नतीजा? इसका नतीजा ये हुआ है, एक चीज़ और दे दिया इनको कि फैसला उसला आप करिएगा। ज्यूरिसडिक्शन है ना, ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, ज्यूरिसडिक्शन बोला कि आप कर लीजिएगा, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिएगा। पावर वगैरह मतलब होगा जितना भी डीलिंग होगा, बिजनेस डीलिंग होगा, कुछ भी होगा, ये सारा हम करेंगे, आपको टेंशन उसका नहीं लेना है, ठीक। अब इसका आउटपुट ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, इस पॉलिसी से क्या हुआ? इस पॉलिसी से ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअल रूलर थी बंगाल की, विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में कोई रूलर ऐसा नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन रूलर है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्वेश्चन करेगा इसको नवाब को। तो एक्चुअल रूलर्स विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी के लिए, बस रूलर है ये एक हो गया। दूसरा, अब क्योंकि बंगाल का जिम्मेदारी इसकी है सारी, तो जितना पैसा देते थे उतना ही लेना पड़ेगा, तो उतने पैसे में कैसे पेट भरेगा सबका? कलेक्शंस जितना मन में आए ये फिक्स करें कि रेवेन्यू यहाँ से इतना उपज जो है उसका इतना पोर्शन जमा करना, ये फिक्स नहीं कर पाता था। इनको जितना प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग के लिए आए थे, कैपिटलिस्ट सिस्टम था, इनको इससे मतलब नहीं है कि लोग मरें कि जिए, तो जितना इनको ज़रूरत होती थी उतना निकाल लेते थे। अब उस बचे हुए से बोलते थे नवाब को कि काम चलाओ, तो उसके चक्कर में दुनिया उस टाइम में अभी तक का सबसे बड़ा फेमीन आया बंगाल में। फेमीन मतलब होता है भूखमरी, भूख से लोग मरने लगे, खाना मतलब फूड कम हो गया। एक बार हम लोगों ने पढ़ा था चर्चिल के टाइम में, और लोग बोलते हैं कि 1/3 पॉपुलेशन, ऐसा बोलते हैं 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाज वाइप्ड आउट, मतलब मर गए थे। मतलब अगर आप समझिए कि 300 लोग अगर बंगाल की आबादी है तो 100 लोग मर गए थे भूख से, इस पॉलिसी के चक्कर में। जो वो था वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेट्समैन है ब्रिटेन में, उसके बारे में 6 में पढ़ा था, वो उस टाइम में वहाँ रूल कर रहा था। तो ये पॉलिसी का नतीजा हुआ, और पॉलिसी के एंड में क्या हुआ? और इसमें एक नया क्लास बना जो आपके दिखाया हुआ, नबोब्स। ये नवाब था तो ये नबोब्स बना। ये ब्रिटिश थे जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया खूब, पावर इसके पास था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास था। ये ब्रिटेन के छोटे छोटे लोग थे, लेबर ओबर जैसे होता है, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग जाके कहीं पे दिल्ली में लेबर बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, वहाँ से ठेकेदार भी बन जाती है। वैसे ही लोग थे जो ब्रिटेन से इंडिया आए थे, और यहाँ पे इन्होंने खूब हाथ साफ किया और खूब पैसा बनाया, और ब्रिटेन में जाके बड़े बड़े घर बनाए। तो ये नया क्लास डेवलप हुआ नबोब्स का, ब्रिटिश का। तो ये सब इसका आउटपुट है इस पॉलिसी का। और इस पॉलिसी का लास्ट में ये हुआ 1770, इसमें नया जो गवर्नर आया उसने बंगाल को पूरा का पूरा एनेक्स कर लिया। तो ये पॉलिसी है डुअल गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद वन पार्टी, पावर विद अनदर पार्टी। इसका ये आउटपुट रहा। दुनिया में अब तक का बंगाल फेमीन याद किया था, उसका अलग चैप्टर है, बुक पढ़ाई होती है अलग, हमने कई बार हमने भी डिस्कस किया है। वहाँ से चल चुका था, यहाँ के लिए फूड चल चुका था, फूड ही नहीं था, सबसे ज़्यादा फूड उग जाता था और फूड ही नहीं था। वन ऑफ द रिचेस्ट टाउन था उस टाइम में मुर्शिदाबाद, उससे पहले, अंग्रेज़ों के रूल से पहले, और वहाँ पे लोग भूख से मर गए थे। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट था, रीजनल पावर था बंगाल, पढ़ा हम लोगों ने रीजनल पावर, राइज ऑफ रीजनल पावर्स में। और वहाँ के 1/3 पॉपुलेशन को वाइप आउट करवा दिया इस पॉलिसी ने। कितना प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या कर रहे थे लोग। तो ये पॉलिसी थी। अब आप समझ गए इसका क्या है, कितनी अच्छी पॉलिसी थी। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस। ये और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ये आप देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सब्सिडरी अलायंस, अभी पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स और कौन कौन से राइट्स का सबसे बड़ा झंडा ये लोग यूरोपियंस उठा के चलते हैं। और ये कितने कमीने रहे हैं आप देख लीजिए। 1798 1805 के आसपास की पॉलिसी है, लॉर्ड वेलेस्ली। इसको आपको याद है, हैदराबाद को करवाया, फिर और लोगों को करवाया, मराठा वगैरह सबको ज़बरदस्ती साइन करवाया। निज़ाम थे उसमें, अवध थे, मराठा थे, 3 बड़ा बड़ा स्टेट है। बंगाल तो ख़त्म कर दिया, अब बड़ा निज़ाम है
हैदराबाद, अवध है, मराठा एक पावर था और नीचे टीपू सुल्तान था, उससे तो लड़ लिया, वो तो समझौता करने को तैयार नहीं था। ये लोग किसी तरह से डरा धमका के इनसे समझौता कराया कि जो भी स्टेट इसको साइन करेगा उसकी अपनी फौज नहीं होगी। आपकी फौज है ना अपनी, आप उसको ख़त्म कर दो, आप फौज नहीं रखोगे, पुलिस भी मत रखो आप, आपको किससे खतरा है, हम आपको बचाने के लिए हैं ही, तो डोंट कीप योर आर्मी। ये बहुत मज़ेदार पॉलिसी है। इस पॉलिसी में रूलर को बोला है कि यू कैन नॉट कीप योर आर्मी, आपको अपनी फ़ौज नहीं रखना है, आपको फौज, रूलर को बोला जा रहा है उस टाइम में मिडिवल इंडिया में, मतलब ये आज़ादी से पहले वाले रूलर्स को, कि आप मिलिट्री रखो ही मत, अपनी कोई ताकत मत रखो, ठीक। तो क्या रखो, फौज हम रखेंगे। कौन रखेंगे? ब्रिटिश रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज होगी। इसको आप, इसकी जो मिलिट्री होगी उसको आप मेंटेन कीजिए, खर्चा दीजिए उसका। हमारी फौज होगी, आप उसको खिलाइए पिलाइए, ट्रेनिंग दीजिए, सारा मेंटेनेंस आप दीजिए, उसका मेंटेनेंस। अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं तो आप कोई ज़मीन दीजिए, कोई लैंड दीजिए जहाँ के रेवेन्यू से इसका मेंटेनेंस चले मेरी फौज का। ये काम आप नहीं कर पाएंगे, जिस साल मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे उस साल हम थोड़ी सी ज़मीन आपका लैंड और एक्वायर कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ठीक। समझ गए? ये कितना जस्ट पॉलिसी है, ठीक, बिल्कुल समझ गए। आप अपना फौज नहीं रखेंगे लेकिन मेरा फौज रखेंगे, मेरे फौज को हम नहीं खिलाएंगे, आप खिलाइएगा, आप खिलाइएगा, उसका पूरा खर्चा, ट्रेनिंग, रहना सहना सबका नज़्म आप कीजिएगा, और एक लैंड फिक्स कर दिएगा, वहाँ से उसका रेवेन्यू वगैरह जाएगा, जिसमें जब खर्चा घटेगा यहाँ से तो आप ही को देना होगा। अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो हम और एरिया पे आप पे कब्जा कर लेंगे। तो ये एक पॉलिसी था, इसमें पेमेंट फेल होता है तो हम कब्जा कर लेंगे। अच्छा, आपके कोर्ट में मेरा एक आदमी रहेगा रेसिडेंट नाम का, जो एक्चुअली में मेरा जासूस रहेगा, उसके बगैर आप कोई भी फैसला नहीं लेंगे, कोर्ट में रहेगा वो, आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, हो सकता है सजेशन भी नहीं दे, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ये रेसिडेंट को आपको रखना पड़ेगा, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। तो ये ब्रिटिश का आदमी होगा, इस कंपनी का आदमी होगा, जो आपके कोर्ट में, आपके दरबार में, आप जहाँ भी डिसीजन लेते हैं वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहेगा ये। इसके एब्सेंस में कोई भी मेजर डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। तो एक तो रेसिडेंट का बोला। चौथा बोला कि आपके टेरिटरी में कोई भी फॉरेनर्स मतलब अदर फॉरेनर्स एक्सेप्ट ब्रिटिश, आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, कहीं के भी हो वो। फॉरेनर्स मतलब ये भी हो गया कि दूसरे टेरिटरी के भी हो, अगर हमारे परमिशन के बगैर अलाउ नहीं करेंगे। मतलब जैसे अवध का आदमी है, अवध का रूलर चाह रहा है कि हम बंगाल के आदमी से बात करें, अलाउ करें, रहने दें उसके किसी इसको, तो ये ब्रिटिश चाहेगा तो करिएगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ये एक अच्छा था। उसके बाद था, आपको किसी दूसरे इंडियन स्टेट से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, किसी इंडियन स्टेट से आपको रिलेशन बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, या किसी और तरह का कम्युनिकेशन करना है, तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप हमको बोलेंगे, क्योंकि हम पापा हैं। आप हमको बोलेंगे, अब फिर हम आपको बात कराएंगे उससे, ठीक है। ये सब्सिडियरी अलायंस का पॉइंट्स है। इस पे वो साइन करवाते थे, कोई भी रूलर ऑब्वियसली इस पे साइन नहीं करेगा, तो ज़बरदस्ती कराते थे, और ज़बरदस्ती कराने में गलती जो थी वो हमारी थी, क्योंकि हम खुद उस लायक हमने बना के छोड़ा था कि हम यही करवाया जाए हमसे, तो ये करवा रहे थे। तो कितना जस्ट है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं आप। अब इसका आउटपुट क्या हुआ? ये जो आपका सब्सिडियरी अलायंस था, इसका आउटपुट हुआ कि गवर्नेंस पूरा इंडिपेंडेंस, जो भी स्टेट सब्सिडियरी अलायंस साइन करेगा वो इंडिपेंडेंट सिर्फ नाम का रह जाएगा। आप देखिए, फौज नहीं है, उसकी मिलिट्री नहीं है, दूसरे के मिलिट्री को वो खर्चा चला रहा है, किसी से बात नहीं कर सकता है, किसी को रख नहीं सकता है, तो वो तो क्या गुलामी हो गया, सिर्फ कहने को वो वहाँ पे राजा बना हुआ है। तो ये उसका आउटपुट है, ऑब्वियस आउटपुट। अब ब्रिटेन के पास फ्री में फौज हो गई ढेर सारी। जैसे आप 5 स्टेट से उसने सब्सिडियरी अलायंस बनाया, अवध से बना लिया, मराठा से बना लिया,
तो अभी तो अपना फ़ौज रखना उसको बहुत मुश्किल था, वहाँ कहाँ ब्रिटेन से इतनी दूर है, और इंडिया में फ़ौज मेंटेन करना, तो उसका 5 लाख फ़ौज मेंटेन कर रहा है हैदराबाद, 5 लाख फ़ौज मेंटेन कर रहा है अवध, और 5 लाख फ़ौज मेंटेन कर रहा है मराठा, और दूसरे स्टेट कर रहे हैं। तो उसके पास तो बैठे बैठाए अपना ट्रेड भी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग भी हो रही है, और 15 लाख की फ़ौज भी जमा है उसकी। तो ये जो इंडिपेंडेंस था जो स्टेट्स का था, इसका आउटपुट यही हुआ सब्सिडरी अलायंस का, कि इंडिपेंडेंस था वो ख़त्म हो गया, लॉस्ट इंडिपेंडेंस सब लोग कहने को नाम का रहा जो भी इसको साइन किया। दूसरा हुआ कि ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि ब्रिटिश कुड, ईस्ट इंडिया कंपनी कुड मेंटेन लार्ज आर्मी, बगैर किसी खर्चे के बड़ी फ़ौज जमा कर ली इन्होंने, और उसका खर्चा चल रहा था। अब आ जाते हैं पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी का जो पॉलिसी है, जो 3 है, उसका बहुत शॉर्ट है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस ये है पैरामाउंट मतलब कंपनीज इंटरेस्ट विल बी पैरामाउंट, ये इसका कंपनीज इंटरेस्ट विल बी पैरामाउंट, मतलब सबसे ऊपर किसका इंटरेस्ट होगा? कंपनी। बोलते सबसे ऊपर है अल्लाह, यहां पे सबसे ऊपर था गॉड, सबसे ऊपर, यहां सबसे ऊपर था कंपनी। सारा इंटरेस्ट जाके अगर कंपनी का इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो वही काम किया जाएगा, बाकी दुनिया कहाँ चली जाए जिसमें कंपनी का फ़ायदा हो। और कंपनी अपने इंटरेस्ट में जब चाहेगी किसी भी स्टेट को एनेक्स कर सकती है, अपने यहाँ मिला सकती है, कैप्चर कर सकती है, कब्जा कर सकती है, रूलर को चेंज कर सकती है, सरकार हटा सकती है, खुद कंट्रोल ले सकती है, ये पॉलिसी था ये पैरामाउंट सी। मतलब पैरामाउंट सबसे ऊपर कौन होगा? सुप्रीम कौन होगा? कंपनीज इंटरेस्ट विल बी सुप्रीम, कंपनी का इंटरेस्ट सुप्रीम होगा। दिस इज द पॉलिसी, यही पॉइंट है इसका। ये इसका कहना था कि कभी भी हम आपके स्टेट को हम मिला लेंगे, हम बोलेंगे कि अब आप छोड़ दिए रूल करने, हम कर रहे हैं रूल, आपको देना होगा, नहीं दिएगा तो लड़ाई के लिए तैयार रहिए। धमकी दे दिया, नहीं तो छीन के ले लेंगे, ऐसे दे दो, उसमें थोड़ा सा तुमको कुछ वजीफ़ा वगैरह दे देंगे, कुछ पैसा वैसा दे देंगे, ऐसे दे दोगे तो। ये था एक। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है उस पॉलिसी में। सिंपल पॉलिसी है कि नेचुरल हियर नहीं होगा तो नेचुरल हियर नहीं होगा। हु इज़ नेचुरल हियर? नेचुरल हियर वो होता है, जनरल यहाँ पे जो सिस्टम था कि बाप के मरने के बाद आफ्टर फादर्स डेथ उसका जो सन होगा, बायोलॉजिकल सन, अपना सन, वो उसका रूलर बनेगा। एडॉप्टेड नहीं बन सकता है। तो एडॉप्टेड बनता था, ये लोग बनाते थे। अगर किसी के पास बायोलॉजिकल सन नहीं होता था, औलाद नहीं होती थी, तो वो किसी को एडॉप्ट कर लेता था अपने रिश्तेदारों में, उसको बना देता था। लेकिन उन्होंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि अगर बायोलॉजिकल सन ने बायोलॉजिकल हियर, नेचुरल हियर नहीं है, तो कंपनी का ये राइट बन जाएगा कि कंपनी उस टेरिटरी को अपने इसमें अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में ले ले। दैट इज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहले ही बता दिया मैंने, दोबारा बता दिया। मिस गवर्नेंस तो कोई पॉलिसी नहीं है। मिस गवर्नेंस ये है कि आपको मन कर रहा है कि इसको एनेक्स कर लें, तो हम बोलेंगे पब्लिक के सामने जाके, पब्लिकली जाके बोलेंगे कि देखिए ये सरकार यहाँ अच्छे से नहीं चला रही है, रूल नहीं कर रही है, देखिए कितना करप्शन है, जंगल राज है एंड ऑल दैट, कुछ कुछ बोलेंगे। तो पब्लिक क्योंकि वोट में नहीं हरा पाई, पब्लिक यहाँ अभी का हाल ये है, उस टाइम में क्योंकि आप उसको दूसरे रूलर्स वो हो सकता है कि पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम ब्रिटिश हो, तुम क्यों आ रहे हो। तो पब्लिक को हम बोलेंगे कि देखो ऐसा है कि हम तो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं आ रहे हैं, देखो किस तरह से रूल कर रहा था ये तुम लोगों को ठीक से रोड नहीं दे रहा था, हॉस्पिटल नहीं दे रहा था, इसीलिए हम आ गए हैं। अब वो क्यों नहीं दे पा रहा था रोड? क्योंकि हम सारा रेवेन्यू लेके चले जा रहे थे ब्रिटेन, ये वो नहीं बताएगा। तो मिस गवर्नेंस के नाम पे जो ला, मिस गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने अवध को एनेक्स किया। तो ये आपकी पॉलिसी है। तो इस वीडियो में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। पॉलिसीज़, एक्सपेंशन पॉलिसीज़ कैसे एक्सपेंड हुआ, तो वो 6 पॉलिसीज़ हैं। कौन सा स्टेट था, कौन से पॉलिसी के अंडर में चला गया, कौन से गवर्नर थे, प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइमलाइन है जो 1856 तक चलता है। 1856 तक में पूरा कंट्रोल है उसका इंडिया पे। और तीसरा पॉइंट, हमने हर पॉलिसी का थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया जो आपको जहन में बिल्कुल बैठा होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉर्स को ले लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको शेयर कर दूंगा। थैंक यू।